अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के मौज़ूआत पर। इस हुकूमत की अगर बात करें, इन्होंने पहले गंदम बाहर भेजी, चीनी बाहर भेजी और फिर पाकिस्तान में इसकी शॉर्टेज हो गई और अब गंदम की भी शॉर्टेज है, तो गंदम ये अब इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। स्टोरी हमारे पास ये है कि सस्ती गंदम के बजाय ये गवर्नमेंट महंगी गंदम क्यों इंपोर्ट करना चाह रही है, इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तान कुछ सालाना $800 मिलियन जो बासमती चावल है वो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन ये एक्सपोर्ट अब क्यों खतरे में है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कि 30 सितंबर को जो एक स्पेशल कोर्ट है भारतीय लखनऊ की, उसने एक मुतनाज़ा फैसला दिया और वो था जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। तो स्टार्ट हम आज उससे करेंगे। शहबाज, यकीनन आपकी नज़र से भी वो फैसला गुजरा होगा और वो इंसाफ के मुंह पर तो बिल्कुल मेरे ख्याल में तमाचा है कि जब जो खुसूसी अदालत थी लखनऊ की, उसने ये कहा कि ये किसी मनसूबा बंदी के बगैर उस बाबरी मस्जिद, जो तारीखी मस्जिद 500 साल पुरानी, उसको शहीद किया गया था। कामरान, ना सिर्फ ये कि इंसाफ के एक मुंह के ऊपर तमाचा है, बल्कि भारत का एक जो दावा था कि 72 साल से जमहूरियत है और इसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक इंडिपेंडेंट एक स्टेट ने उसने अपना स्टेटस बरकरार रखा, वहाँ पे इदारे बहुत मजबूत हैं, तो उसके ऊपर भी जो दावा था उसका भी एक जो आज वो दावा इनका ख़त्म हो गया पिछले हफ्ते। इसमें जो बुनियादी बात है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, CBI जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जब उसने खुद अपनी फाइंडिंग्स में लिखा कि ये एक प्लान डिस्ट्रक्शन थी, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आपने जिक्र किया कि उन्होंने भी कहा कि कैलकुलेटेड एक्ट, तो कैलकुलेटेड एक्ट था, प्लान डिस्ट्रक्शन थी। और आखिर में हुआ क्या कि 49 जो एक्यूज पर्सन थे, जिसमें 17 की गालबन डेथ हो चुकी और जो बाकी 32 या 33 लोग थे, उन सबको इन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया। तो अगर यही भारत का इंसाफ है तो फिर आगे देखिए क्या होता है। और मेरे ख्याल में ये क्योंकि वाकया 6 दिसंबर 1992 को पेश आया, जब BJP, RSS और दूसरी जो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें थीं, उन्होंने बाबरी मस्जिद के पास जो एक इज्तिमा का एहतमाम किया और उसके बाद ये वाकया पेश आया। तो कुछ फैक्ट्स जो हैं वो जानना बहुत ज़रूरी हैं। अगर इस केस को देखें तो तकरीबन 850 गवाह इस केस में पेश हुए, कुछ 7,000 से ज़ायद इसमें दस्तावेज़ात थी और इसके अलावा बहुत सा वीडियो एविडेंस भी सारा मौजूद था। लेकिन उसके बावजूद जो खुसूसी अदालत थी लखनऊ की, उसके ख्याल में इन तमाम लोगों के खिलाफ इनफ एविडेंस नहीं था। और इसके साथ साथ जो बाकायदा जो इशू इस वक्त था कि जैसे शहबाज ने भी जिक्र किया कि 49 के करीब जो मेन मुल्जिमान जिनको नामजद किया गया था, 17 उसमें से ऑलरेडी इंतकाल कर गए। 32 जो लोग जिनके खिलाफ ये मुकदमा चल रहा था, उनमें जो नामी गिरामी जो लोग थे वो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं भारत के, LK एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी थे, कल्याण सिंह, उमा भारती, इनका ताल्लुक ज़ाहिर है BJP और RSS से था। और इन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने बाकायदा तौर पर एक मनसूबा बंदी के तहत जो RSS के इंतहा पसंद लोग थे उनको उकसाया मस्जिद गिराने के हवाले से। लेकिन कोर्ट ने जो फैसला दिया वो बिल्कुल मज़ाक़ खेज़ है। और जो सबसे बड़ी बात कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद पूरे भारत में फसादात हुए और 2000 से ज़ायद लोग इसमें मारे गए और बेशतर ये मुसलमान थे। तो BJP की तरफ से जो रिएक्शन आया, उन्होंने इस फैसले का खैर मकदम किया और कहा कि ये इंसाफ की जीत है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है इसकी मजम्मत की और कहा कि ये फैसला जाहिर करता है कि अब जो भारत की अदलिया है उसके अंदर भी जो RSS के जो पैरोकार हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं। तो शहबाज, ये कुछ फैक्ट्स थे जो बताना जरूरी है मेरे ख्याल में। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। आप इससे पहले देखें जो एक मुतनाज़ा कानून लेके जिसके तहत जो उनके नेबर कंट्रीज है वहां से जो लोग आएंगे, सिर्फ जो गैर मुस्लिम होंगे उनको नेशनैलिटी दी जाएगी। मुसलमानों को वहां पे अब मार्जिनलाइज किया जा रहा है। आप देखें भारत के अंदर जो हो रहा है, जो उसका काऊ का वाकया होता है, वहां पे काऊ की स्लॉटर होती है गाय की, तो उसके ऊपर मुसलमानों को मार दिया जाता है। स्लॉटर होना तो बात की बात है, कोई अफवाह वहां पे उठ जाए तो मुसलमानों की जिंदगी वहां पे जीर्ण हो जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखें, एक तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर भी जब 6 दिसंबर 1992 को ये अफसोसनाक और ट्रैजिक वाकया पेश आया, तो भारत के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते हैं। और YouTube के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट मौजूद है जो बिट बाय बिट जो 6 दिसंबर 1992 को जो वाकया हुआ, भारतीय सहाफ़ी हैं सीमा चिश्ती, उन्होंने ये कवर किया। तो कुछ उसके जो पार्ट्स हैं हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये मेरे ख्याल में अगर उस
वीडियो को ही सामने रख लिया जाए तो एक इनफ एविडेंस है कि किस तरीके से बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद ये है कि शायद हमारी जो यादाश्त है वो कमज़ोर भी होती है, तो ये आप क्लियरली आप देखें कि ये उस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद करने से पहले के वाक़यात हैं कि बाकायदा तौर पर जो RSS के एहलकार हैं, जो अरकान हैं, वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि 12 बजे के बाद वो मस्जिद के अंदर घुसेंगे और ढांचे को तबाह कर देंगे। और इसी में रिपोर्ट में आगे चल के जो सीमा चिश्ती जिन्होंने ये सारा वाकया कवर किया, वो किस तरीके से इसको कंक्लूड करती है, जरा वो भी देख लें आप। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, ये 28 साल पुरानी जो वीडियो थी, इसमें ये चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है कि ये वाकया कैसे हुआ। काबरन 7000 डॉक्यूमेंट्स थे, वीडियो एविडेंस थे, जर्नलिस्ट के एविडेंस थे, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो गवाहान में शामिल थे, फिर भी ये हुआ, तो फ़ायदा क्या हुआ है सारा ये? जो शुरू में भी हमने बात की था, ये रिफ्लेक्ट करता है कि बहुत से लोगों के अब भारत के अंदर भी खदशात हैं कि भारत एक खालिसतन, वो हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि खालिसतन एक हिंदू रियासत बनने जा रही है और वहाँ पर दूसरी जो अकलियतें हैं उनका कोई किरदार नहीं है। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं। आपने कहा कि ये आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, कंसिस्टेंटली भारतीय जो में बसने वाली अकलियतें हैं और ख़ास करके 20 करोड़ जो मुसलमान हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही। कुछ आदाद शुमार भी हैं, अगर आप देखें भारत में जो मुसलमानों की आबादी है तकरीबन वो 14% है, और अगर आप भारतीय पुलिस में भारतीय मुसलमानों का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो वो सिर्फ 3% है। इसी तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो मुसलमान हैं सिर्फ 8% ऐसे हैं जिनकी बाकायदा तौर पर कोई मुलाजमत है, जिनको हर माह तनख्वाह मिलती है, और जो नेशनल एवरेज है भारत की उससे ये कहीं ज़्यादा कम है। इसी तरह से अगर आप देखें ओवर द ईयर्स हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो नुमाइंदगी है मुसलमानों की वो बतदरीज कम हो रही है। आबादी तो 14% है मुसलमानों की, लेकिन इस वक्त जो नुमाइंदगी है मुसलमानों की पार्लियामेंट के अंदर वो सिर्फ 5% है। 1980 में ये जो तनासब था वो 9% था। 2014 में जब बीजेपी ने इलेक्शन लड़े, ये पहला मौका था कि उन्होंने किसी भी जो मुस्लिम रुकन था उनको टिकट भी नहीं दिया, और ना ही जो हुक्मरान जमात थी उसके टिकट पर वो इलेक्ट होकर के आए। तो ये बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्ट करता है कि और भारत के अंदर भी ये बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत एक जो मोदी सरकार के अंदर एक फाशिस्ट जो रियासत है वो बनने जा रही है। मेरा इस पे पॉइंट ये है कि दुनिया कुछ भी आखिर में नहीं करेगी, ये वर्डिक्ट आ गई। मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, इससे पहले जो मतनाज़ा कानून था कुछ नहीं हुआ। एमनेस्टी इंटरनेशनल के दफातर वहाँ पे बंद कर दिए गए क्योंकि भारत की जो मिडिल क्लास है वो बहुत ग्रोइंग है, और अमेरिका को और दूसरे वो यूरोपीय ममालिक जो हमेशा ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो खामोश रहेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमेशा जो ताकतवर ममालिक हैं, बल्कि हमारे जो अपने इस्लामी ममालिक भी हैं, वो शायद अपने जो इक्तसादी मफादात हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे बनिस्बत जो कुछ मुसलमानों के साथ या अक़लियतों के साथ हो रहा है। यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें एक सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार गिलानी जो मकबूजा कश्मीर से उनका ताल्लुक है और बहुत अच्छे तरीके से भारत की सारी पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। जी, प्रोग्राम द रिव्यू में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने के हवाले से जो लखनऊ की जो खसूसी अदालत है, जो उसका फैसला आया, मुतनाज़ा फैसला, जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि ये 16वीं सदी की तारीखी मस्जिद को बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए नहीं गिराया गया था, और इसमें जितने जो बीजेपी और RSS के लोग मुलव्विस थे या जिन पर इल्ज़ाम था उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं इफ्तिखार गिलानी साहब। इनका ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है, सीनियर सहाफ़ी हैं और इन दिनों ये अंकरा में हैं। और इनका तारुफ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि 2002 में इनको जो भारतीय एजेंसियां थी इन्होंने इनको अरेस्ट भी किया था, उन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि ये जासूसी करते हैं। हालांकि बाद में ये तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल वो जो गवर्नमेंट थी वो साबित नहीं कर सकी। तो इफ्तिखार गिलानी साहब, जाहिर है कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि एक मुसलमान जो है भारत में उसका गुजर बसर कैसे है। 2002 में तो जाहिर है कि और 2002 और 2020 में अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया, मोदी आ गए, बिल्कुल एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है। ये जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया है, 850 गवाह थे, 7000 से ज़ायद डॉक्यूमेंट थे, वीडियो एविडेंस मौजूद था,
फिर भी अदालत ने यह कहा कि यह मनसूबाबंदी के तहत नहीं हुआ और तमाम मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया। आपके लिए हैरान कुन है ये सब? जिस तरह से मैंने जी पहले से आपको बता दूं, मैं तकरीबन 27 साल दिल्ली में अपनी सहाफत की है और सहाफत का आगाज जिस वक्त मैंने किया था उस वक्त ये राम मंदिर मूवमेंट जो है अपने अरूज पर थी। रथ यात्रा जो एल के अडवाणी की चल रही थी और उस वक्त जब बाबरी मस्जिद भी जो है शहीद हुई, तो यही इसी पीरियड में मैंने भी अपनी सहाफत का आगाज किया था और मुझे जो है इस जो राम मंदिर मूवमेंट को कवर करने का बहुत उस वक्त काफी मौका भी मिला। और जब ये ट्रायल भी हो रही थी, उस ट्रायल को भी मैंने अपने एज ए विटनेस देखा है मैंने इस ट्रायल को। जिस तरह से ये पहले ये फैजाबाद कोर्ट में थी, फिर इसके बाद बरेली कोर्ट शिफ्ट हो गई थी, बरेली से फिर लखनऊ शिफ्ट हो गई थी। ट्रायल जिस तरह से चल रही थी उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह से ये ट्रायल चल रही थी, लेकिन पिछले साल जिस तरह जब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में जो फैसला दिया, वो फैसला तो अजीब गरीब फैसला तो था ही, वो जिसमें जो है एक कानून को बिल्कुल ही किनारे रखकर एक फेथ की बेसिस पर, एक अकीदे की बेसिस पर फैसला दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त 3 अहम चीजें कही थी। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बाबरी मस्जिद को पहले वहां पर 1949 में मूर्ति रखना ये एक मुजरिमाना फ़ैल था, जो कि हिंदू फरीक जो है उनका कहना था कि मूर्ति वहां पर पैदा हो गई थी, मूर्ति प्रकट हो गई थी। उसको कोर्ट ने बिल्कुल ही इनका माना ही नहीं, कहा कि मूर्ति वहां रखी गई थी, वहां पर दीवार फांद कर रखी गई थी और ये मुजरिमाना फ़ैल था। और उसके बाद जब 1992 में जब मस्जिद गिराई गई थी, ये भी एक मुजरिमाना फ़ैल था और उसमें हिदायत की गई थी कि इन्होंने जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की है, जिन्होंने इसको गिराया है, उनके खिलाफ जो है कानूनी तौर पर और क्रिमिनल तौर पर जो है उनके साथ निपटा जाए। और इसके अलावा जो एक तीसरा अहम चीज थी जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बिना पर ये जो आर्कियोलॉजी ने जो वहां पर जो अपने एविडेंसेस पेश की थी उसमें कहीं भी ये जाहिर नहीं होता है कि ये मस्जिद जो है किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। वहां पर किसी इमारत के जो है कुछ बाकियात तो मिले हैं, लेकिन वो इमारत खुद पाकिस्तान ने इस वाकये की मजम्मत की है। ज्ञान साहब, पाकिस्तान ने इस वाकये की मजम्मत की है और पाकिस्तान की तरफ से ये बयान आया है कि जो अब अदालत ने फैसला दिया उससे ये बात साबित हो गई है कि जो आरएसएस और बीजेपी की पॉलिसीज हैं उसमें अब कोर्ट भी कंप्लाइंट है। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से इत्तेफाक करते हैं? आप समझते हैं कि भारत की जो अदालत है वो अब इंडिपेंडेंट अदालत नहीं रही? मैंने इस केस को कवर किया है। उस वक्त सेकुलर हुकूमतें थी इंडिया में और इन हुकूमतों का भी रवैया कुछ इस केस के साथ कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ये जब 1992 में जब केस ये जो बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी उसके बाद कंटिन्यूअसली 1995 तक वहां पर जो है सेकुलर गवर्नमेंट्स थी, समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, बहुजन समाज पार्टी की गवर्नमेंट थी। 1995 तक उन्होंने स्पेशल कोर्ट सेटअप करने के लिए कोई नोटिफिकेशन, एक मामूली सा नोटिफिकेशन तक इजरा नहीं किया। जब 1995 में जो वहां पर एक प्रेसिडेंट्स रूल हुआ उस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, तब जाकर कहीं से जो है एक नोटिफिकेशन इशू हुआ और इस कोर्ट ने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा जो है ये तो 2014 में वहां पर मोदी की गवर्नमेंट आ गई। 2014 से पहले जो हुकूमतें थी उस जमाने में भी जो है इस केस के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई। मेरे जो इसमें तकरीबन 300 आपने 850 इसमें 351 के करीब सिविलियन गवाह थे, उनमें से तकरीबन 2-3 तो मेरे अपने साथी थे जो जर्नलिस्ट थे जो उस वक्त कवर कर रहे थे। उनमें से एक साहब जो फोटोग्राफर्स बेचारे थे उनको जो है समन आता था और दिल्ली से वो जाते थे वहां पर गवाही देने के लिए और वहां पर जो है उनको दिन भर इंतजार कराया जा रहा था। फिर वापस करते थे कि आज वकील नहीं आया, जज नहीं आया, वगैरह नहीं आया। वो इतने तंग आ चुके थे। अमूमी तौर पर यह है कि ये बीजेपी और आरएसएस इंतहा पसंद है, बल्कि 1992 को कांग्रेस के नरसिम्हा राव उस वक्त वज़ीर आज़म थे और उन पर भी ये इल्जाम है कि उन्होंने बावजूद इसके कि थ्रेट थी उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि अंदर से वो भी यही चाहते थे कि शायद बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाए। लेकिन सवाल अब यह है कि पहले शायद कांग्रेस एक सेकुलरिज्म के पीछे छुपकर जो भी हिंदुत्व की पॉलिसी थी उसको फॉलो करती थी। ये जो मोदी सरकार है ये तो ओपनली अब चैलेंज कर रहे हैं, उनको अपनी इंटरनेशनल रिप्यूट का भी ख्याल नहीं है, वो किसी को भी खातिर में नहीं ला रहे। तो ऐसी सूरत में जब इतना ओपनली और ब्लेटेंटली ये कर रहे हैं, 20 करोड़ जो मुसलमान हैं इस वक्त भारत में, उनका क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है? ये इस केस को 28 साल हो गए थे। 28 साल में जो बेशतर हिस्सा जो है इस केस का जो है बिल्कुल वो तो सेकुलर गवर्नमेंट्स के अंदर ही था, वो केस का बेशतर हिस्सा।
तो उन्होंने जब कुछ नहीं, वो जब कुछ नहीं कर पाए, जिस तरह से उन्होंने, मैं कहा था जिस तरह से ट्रायल ही इसकी हो रही थी, जिस तरह से जो गवाहों को जिस तरह से जो डराया धमकाया जा रहा था, कोर्ट के अंदर एक हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर खड़ा किया जा रहा था गवाहों के लिए। और मैं उन गवाहों की बात कर रहा हूं जो खुद बहुत बड़े अच्छे सहाफी हैं, जो बहुत बड़ा नाम है जिनका, उनको किस तरह से वहां पर हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर उनके लिए था वहां पर उस कोर्ट में। अब जब उस वक्त की बात है तो आज तो अपनी गवर्नमेंट ही उनकी, तो आज तो कोई, आज तो मैं जरा माजी से निकल के अब मुस्तकबिल की तरफ आना चाह रहा था कि आपकी नजर में ये जो पै दर पै वाकयात हो रहे हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद का वाकया कोई आइसोलेशन में नहीं हुआ, उसके बाद और बहुत से ऐसे वाकयात हुए जिसमें बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि मुसलमानों का भारत के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। तो मौजूदा हालात में मेरा आपसे सवाल यह था कि अब मुसलमानों का मुस्तकबिल है क्या? क्या उनके पास कोई ऑप्शन है कि वो रिवोल्ट करें या बस ये जुल्म सहते रहें जो इस वक्त हार्ड लाइन हुकूमत है वहां पर? देखिए, भारत एक जमहूरी मुल्क है, उनके पास जमहूरी ऑप्शंस मौजूद हैं उन मुसलमानों के पास, और मुसलमानों के पास और कोई चारा नहीं है बजाय इसके कि उनको सिर्फ भारत में ही रहना है। वो कोई और नहीं जा सकते, ना पाकिस्तान जा सकते हैं, ना बांग्लादेश जा सकते हैं, उनको भारत में ही रहना है। और वो अपने वहां पर जो है एक अपने वहां इलेक्शंस होते हैं, जमहूरी अपना अदा करते हैं। हो सकता है जो है 2000, अगर आपको याद होगा 2004 में मुसलमानों की वोट की बुनियाद पर ही, खास तौर पर जो उस वक्त की बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने हरा दिया था, उसको उन्होंने उनको पावर से बाहर कर दिया था। यही एक ऑप्शन है मुसलमानों के पास, इस ऑप्शन को वो इस्तेमाल करते रहेंगे और करेंगे इस्तेमाल। और उसमें वहां पर बहुत सारे जो है सेकुलर हिंदूज भी हैं, जो बहुत सारे निचली जातों के जो दलित तबकात भी हैं, जो खुद भी पिस रहे हैं। आपके ख्याल में, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, 20 करोड़ मुसलमान है, उन्होंने भारत में ही रहना, उनके पास एक डेमोक्रेटिक ऑप्शन है, वो डेमोक्रेटिक ऑप्शन का इस्तेमाल करते रहेंगे, करेंगे वो इस्तेमाल, जो उन्होंने उससे पहले भी किया, कर चुके हैं, आप भी करेंगे। ठीक है, आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया, वो फिर भी मेजोरिटी में नहीं। और इस तरह के मिसाइल आपने अभी खुद कहा कि माजी की भी जो हुकूमतें थी उनका भी जो रवैया था इस केस की तरफ वो कोई अच्छा नहीं था। आप समझते हैं कि अब जो वे फॉरवर्ड किया, ये जो जजमेंट आया, इसके बाद फर्दर कोई बात आगे चलेगी या मामला यहाँ पे क्लोज हो गया है, और या दुनिया भी इसके ऊपर अपना रोल प्ले कर सकती है, भारत को प्रेशराइज कर सकती है? बाबरी मस्जिद अब तारीख है, बाबरी मस्जिद के सिलसिले में वहां पर राम मंदिर बन रहा है, जिसकी खुद वज़ीर आज़म मोदी ने ही उसको इनाग्रेट भी किया था अगस्त में। बाबरी मस्जिद बिल्कुल अब तो तारीख है वहां पर। ये जो है, ये अब आप जो है ये उम्मीद रखना है कि वहां पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनेगी, वो नहीं बनेगी अब वहां पर। अब जो ट्रायल जो है, ट्रायल का यहाँ अब तो कुछ मुस्लिम फरीकों ने जो है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि, या जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी, कि वो अपील करेंगे हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो बरी हो गए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब और ज्यादा उसमें और कुछ, क्या हाई कोर्ट भी क्या फैसला करेगा। आखिर में आपसे मैं ये सवाल करूंगा, क्योंकि आपने खुद बताया कि आपने अपनी सहाफत का आगाज भारत से किया, 27 साल वहां पे रिपोर्टिंग की। मुसलमान होने के नाते जाहिर है कि पर्सनल स्टोरीज भी मैटर करती हैं। आज के भारत में एक जो इंडिविजुअल मुसलमान है, वो कितना उसके लिए मुश्किल है सरवाइव करना? अगर आप वापस भारत में जाएं, कितना आपके लिए मुश्किल है वहां पर सरवाइव करना, जब इतना ज्यादा फोकस है मुसलमानों के ऊपर, इतनी डिस्क्रिमिनेशन है वहां पर? इस वक्त जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि जो भी सिविल सोसाइटी के जो ग्रुप्स हैं, जो भी वहां पर जो है, जो भी एक लिबरल तबका है, उन सब के लिए मुश्किलात हो गई हैं इस वक्त भारत में। अब लेकिन वही, अब इनके अलावा और कोई चारा है नहीं कि जिस बजाय इसके कि वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से और अपने वोट के जरिए से अपनी जो नाराजगी जो है वो जाहिर करें, और उसी के जरिए यही एक तरीका है वहां पर अपने कुछ करने का। आपने अपने व्यूज दिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, लगभग मुसलमानों के पास कोई चॉइस है, डेमोक्रेटिक रास्ते की बात करते तो हैं, लेकिन किस हद तक ये डेमोक्रेसी जो है भारत में अब वो इफेक्टिव है? क्या वाकई भारत में डेमोक्रेसी है, या एक जो बीजेपी की एक जो हुकूमत है वो चल रही है, और वहां पे अदालतें भी उनकी लाइन टो कर रही हैं, और अपोजिशन भी जो है अकलियतें हैं उनको बचाने के लिए कोई अहम किरदार अदा नहीं कर रही। यहाँ पे हम नाज़रीन छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पीटीआई की हुकूमत की इकोनॉमिक मिस गवर्नेंस की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो 2 साल तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के हुए, उसमें 3 बड़े हमें स्कैंडल आप कह लें या बहरान हमें नजर आए। उसमें चीनी की शॉर्टेज, गंदम की शॉर्टेज और पेट्रोल की शॉर्टेज। अब चीनी की शॉर्टेज की जहां तक बात करें, ये गवर्नमेंट पहले फैसला लेती है कि चीनी हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है, उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर मुल्क में शॉर्टेज हो जाती है, फिर चीनी आप महंगे दामों इंपोर्ट करते हैं। गंदम का भी कुछ ऐसा ही हाल है, गंदम हम पहले एक्सपोर्ट करते हैं और फिर शॉर्टेज हो जाती है, और अब हम दोबारा जो है वो गंदम
इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी आज जो शहबाज भी जिसका जिक्र करेंगे हमारे पास ये है कि हुकूमत के पास ऑप्शन था कि वो सस्ती गंदम खरीद सकते थे, लेकिन जो ईसीसी ने कल फैसला किया बड़ा हैरान कुन, सस्ती गंदम खरीदने के बजाय वो महंगी गंदम खरीद रहे हैं। तो ये अगर इसको इस गवर्नमेंट की नालायकी या नाअहली ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? ज़ाहिर है लोग हम पर तनकीद करते हैं कि आप इस गवर्नमेंट को कभी कोई ग्रेस मार्क्स दे भी दिया करें, लेकिन जब इस तरह के फैसले होंगे शहबाज, तो फिर हम किस तरीके से गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे? स्टोरी है क्या? मतलब आम आदमी भी अगर कोई चीज खरीदने जाता है तो उसके पास अगर ऑप्शन होगा तो वो सस्ती चीज खरीदेगा, मतलब जितना मर्जी अमीर क्यों ना हो। एक तो बात यह है कि तनकीद से घबराया ना करें, ये तो चलता रहता है, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। तो इसके जवाब में मेरा हमेशा एक ही बात मैं इसके कहता हूं कि स्टोरी जो होती है वो हकाइक के ऊपर मबनी होती है। अब कुछ हकाइक की बात कर लेते हैं। 55 लाख मैट्रिक टन गंदम पीटीआई की हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क से बाहर भेजी, जिसमें 38 लाख मैट्रिक टन गंदम थी और बाकी कोई 18 लाख मैट्रिक टन जो गंदम की अशिया, आटा और सूजी वगैरह थे। उसके बाद मुल्क में शॉर्टेज पैदा हो जाती है, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं। जून 2020 में ईसीसी फैसला करती है कि प्राइवेट सेक्टर गंदम इंपोर्ट करेगा और प्राइवेट सेक्टर के अलावा जो टीसीपी है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी 15 लाख मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए भी तकरीबन 2 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो रशिया से दरामद करने की उन्होंने कहा ऑप्शन देखें। तो उसके ऊपर 2 समरीज इस हफ्ते, एक समरी ईसीसी के लिए मूव की मिनिस्ट्री ऑफ फूड ने और दूसरी समरी उन्होंने मूव की फेडरल कैबिनेट के अप्रूवल के लिए कि हम रशिया से, हमें ऑफर आई है 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम की। वो गंदम जो फेडरल कैबिनेट को समरी गई, जिसका मकसद ये था कि आप हमें इजाज़त दें कि हम एक मफाहमती याददाश्त जो है वो साइन करें रशिया की कंपनी के साथ और हम 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद कर सके। और समरी के अंदर लिखा हुआ था कोट एंड कोट कि उन्होंने हमें कीमत नहीं बताई और उन्होंने कहा कि जो भी उस दिन की मार्केट की कीमत होगी उससे हम आपको $100 सस्ती गंदम देंगे। बैकग्राउंड, एक और समरी मूव होती है, ईसीसी के पास अचानक मीटिंग कॉल होती है। वो समरी किसी भी मिनिस्ट्री में सर्कुलेट नहीं होती, डायरेक्ट ईसीसी में टेबल होती है और उसमें यह बताया जाता है 1 अक्टूबर 2020 को रशिया की तरफ से हमें ऑफर आई है $279 पर मैट्रिक टन गंदम की। और उन्होंने कहा जी 1 अक्टूबर को ऑफर है, शाम 6 बजे 2 अक्टूबर तक आप ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब इतनी इमरजेंसी क्रिएट करके ये उनको बताया गया। $279 की कीमत थी। आज से 15 दिन पहले ही मैंने एक और स्टोरी, बल्कि 10 दिन पहले स्टोरी की थी कि ईसीसी की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें टीसीपी ने बताया कि हमने 1.5 लाख मैट्रिक टन जो टेंडर है उसका गंदम का हमने वो फ्लोट किया और हमें जो प्राइस आई वो आई $274। ईसीसी में जो डिस्कशन हुई उसके बाद टीसीपी ने वो टेंडर कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दिया $274 का? कि उससे पिछले वाला जो टेंडर था तकरीबन 1-1.5 माह पहले वाला, उसमें जो कीमत थी वो $233.8, मतलब $234 थी। $234 पे हमने ली, $274 का हमने टेंडर कैंसिल किया और कल हमने $279 पे रशिया से वो गंदम खरीदने की हमने मंजूरी दे दी ईसीसी ने। एक और चीज जिसके ऊपर अली जैदी साहब ने, जो मैरीटाइम्स अफेयर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफी शोर किया, वो ये चीज थी कि जो जहाज भी इस्तेमाल होंगे वो रशिया के होंगे, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है पाकिस्तान की, उसके जहाज भी इस्तेमाल नहीं होंगे। तो ये है हालात गवर्नेंस के। और मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ कहना बनता नहीं है। मतलब अगर एक छोटा बच्चा भी है तो उसको भी हिसाब पता होगा कि $274 ज्यादा होते हैं या $279। बहरहाल इसी तरह एक और स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और वो ये है कि जो $800 मिलियन सालाना हम बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, अब उसकी एक्सपोर्ट क्यों खतरे में है? ये क्या? ये एक और इशू है नाज़रीन, इस पे ये एक ऐसा इशू है जिस पे आपको पीटीआई की हुकूमत की बैड गवर्नेंस पिछले 2 साल की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत की भी बैड गवर्नेंस आपको नजर आएगी। एक पिछले दिनों भारत ने यूरोपीय यूनियन में एक दरखास्त उन्होंने जमा करवाई है और उसमें उन्होंने दावा किया कि जो बासमती राइस है, बासमती चावल पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, दुनिया भर में बहुत मशहूर है। भारत ने ईयू में, यूरोपीय यूनियन में ये दावा किया है, इसका जो ओरिजिन है वो भारत है। तो इसके ऊपर यूरोपीय यूनियन ने 11 सितंबर को भारत की ये जो एप्लीकेशन थी उसको एक्सेप्ट किया है और 3 माह का वक्त दिया है कि अगर किसी कंट्री को इसके ऊपर एतराज है वो इसके ऊपर एतराज अपना जमा करवा सकता है। अगर कोई एतराज नहीं आता तो बासमती राइस का जो उसका जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, उसका जो मार्क होगा वो भारत को चला जाएगा। और अगर ये फैसला हो जाता है, पाकिस्तान से जो सालाना इस वक्त जो चावल की बरामद हो रही है वो $2.2 अरब के करीब है, जिसमें जैसा भी कामरान भी बता रहे थे आपको कि जो बासमती राइस है दुनिया भर में बहुत मशहूर है पाकिस्तान का, उसकी जो बरामद है वो तकरीबन
$80 करोड़ या 125 अरब रुपए की है। तो अगर यूरोपीय यूनियन ये फैसला दे देता है तो ये पाकिस्तान ये बासमती राइस दुनिया को बरामद नहीं कर सकेगा। इसमें जो नाज़रीन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ मैं कह रहा था, ये पीटीआई और पीएमएलएन दोनों की नाअहली बनती है। भारत ने ये जो प्रोसेस था जीआई का, जिसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के इस चावल के ऊपर हमारा हक है, ये हमारे मखसूस खत्ते में पैदा होता है, ये 2010 में स्टार्ट हुआ था। अगर ये प्रोसेस 2010 में स्टार्ट हो तो उन्होंने इंटरनल अपना सारा प्रोसेस को स्टार्ट किया। 2016 में भारत ने उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको सर्टिफाई किया कि भारत ओरिजिन का है, और उसके बाद ही उन्होंने अगला प्रोसेस स्टार्ट किया जो आज पाकिस्तान के लिए खतरा बन गया है। अगर आज भी हुकूमत कोई काम नहीं कर सकती तो पाकिस्तान का जो एक राइट है इसके ऊपर, बासमती राइस के ऊपर, वो दुनिया भर में खत्म हो जाएगा। यहां पे ये बात बताना जरूरी है कि पाकिस्तान, अगर ये फैसला आ जाता है तो पाकिस्तान को ये फैसला मानना इसलिए पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये फैसला नहीं मानेगा तो पाकिस्तान इसी किस्म का उसको जो रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट दुनिया के बाकी ममालिक में अपनी अशिया के ऊपर मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो ये था कामरान इसका ब्रीफ सा बैकग्राउंड। मेरा ख्याल इसके ऊपर मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाते हैं, और ब्रेक के बाद क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इनपुट आना जरूरी है कि इस सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। ज़ाहिर है माजी की गवर्नमेंट ने अगर कुछ नहीं किया तो क्या ये गवर्नमेंट कुछ करेगी कि सारे मामले को प्रियम्प्ट करे। ब्रेक के बाद बात करते हैं इस पर। इस एक ड्रॉप की पावर तुम क्या जानो मिस्टर। चिकनाई का सफाया करता है लेमन मैक्स लिक्विड का एक ड्रॉप, ढेरों बर्तन धोता है ये एक ड्रॉप, इसीलिए 3 गुना ज्यादा चलता है ये एक ड्रॉप। एक ड्रॉप चले नॉन स्टॉप। *661# मिलाओ और महीने भर के लिए फेसबुक, IMO, व्हाट्सएप और SMS पाओ। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ अभी मौजूद हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा। ये मेंबर हैं कौमी असम्बली की तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तिजारत और सरमायाकारी की। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि भारत में ये जो मूव चली है अब कि बासमती राइस जो है, ये चावल जो है वो भारत में सिर्फ उगता है, और ईयू में बाकायदा तौर पर उन्होंने एप्लीकेशन दायर कर दी है। अब खदशा ये है कि अगर उनकी ये दरख्वास्त मान ली जाती है तो जो पाकिस्तान है वो बासमती चावल वो फिर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। आप बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास क्या प्लान है और किस तरीके से ये जो भारत का प्लान है उसको ये अनडू करने की कोशिश करेंगे, या करने की इरादा है या नहीं भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। एक तो मुझे बड़ा अच्छा टॉपिक आपने, और अच्छा है कि व्यूअर्स को हम इसकी डिटेल्स भी बता दें, बिकॉज कुछ लोगों के माइंड में काफी इसको लेके कंफ्यूजन थी। लेकिन मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगी इस बारे में और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ पूरा। बासमती राइस जो है पाकिस्तान बेसिकली कोई 5 लाख से 7 लाख टन तक एक्सपोर्ट करता है, जिसमें से 50% हमारा ईयू को जाता है, यानी तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख टन तक हमारा ईयू को जाता है। जब हमारी हुकूमत आई 2 डेकेड से हमारा एक लॉ था GI लॉ, जियोग्राफिकल, हमारी जो ये लेजिस्लेशन थी इसकी टैग के जो हमारी इलाकाई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे बासमती आप कह लें, हमारी ये चप्पल कह लें, मतलब जो पाकिस्तान की चीजें हैं हम उनको बेसिकली मेड इन पाकिस्तान को टैग करना चाह रहे थे। एक तो ये लॉ हमने पास करा जो एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। हमने इसको मार्च 2020 के अंदर पार्लियामेंट से ये अप्रूव हो गया। अब अगर हम पर्टिकुलरली इस टॉपिक की तरफ आए तो इससे मैं थोड़ा सा जो हिस्ट्री में आपको बताना ये चाह रही हूँ कि हिस्ट्री में पहले भी इंडिया 2003 के अंदर, 2004 के अंदर सुपर बासमती के नाम से जो है ईयू में इसी तरह की एक कोशिश कर चुका है। वो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी थी। फिर इसके बाद ये WTO में भी ये सारी डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन ईयू ने तब इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके बाद तकरीबन 2006 का जो ईयू का रेगुलेशन है 972/2006, उसके लिहाज से ये जो सारा, जब ये सारी एक्सरसाइज हुई तो उसके बाद इस बासमती राइस को एज ए जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान रिकॉग्नाइज किया गया। इंडिया को यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तानी बासमती की क्वालिटी इज एक्सट्रीमली गुड और इंडिया वहां पर आकर इंडिया को एक थोड़ा सा एज इस पर नहीं होता, तो ये उन्होंने एक अच्छी, जिसे कह लें कि मतलब अपनी एक चीज को करने के लिए, एक्सपोर्ट को करने के लिए। आलिया साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये 2004 का जो एग्रीमेंट गैट का आर्टिकल 1 था उसके तहत ये ज्वाइंट प्रोडक्ट तो बिल्कुल माना गया है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वजारत तिजारत पिछले 4 साल से ये क्या कर रही थी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की,
उसकी वेबसाइट के ऊपर ये शो हो रहा था 2016 से एज इसकी जो GI थी, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, वो भारत की शो हो रही थी। तो हमारे जो कमर्शियल अताशी थे वहां पे वो क्या कर रहे थे, हम पिछले 4 साल से कोई इस्लामाबाद को कहा गया कि ये एक प्रोसेस हो रहा है, इसको देखा जाए। देखिए, मैंने ये अभी पहले वाले जो आपके इस क्वेश्चन से अच्छा हुआ कि आपने क्वेश्चन पूछ लिया। 2 चीजें इस पर मैं क्लियर कर दूं। एक तो हमारा आज तक मैं वही बता रही हूँ कि 2 डेकेड से पेंडिंग था GI लॉ, जो अब आकर यानी हुकूमत हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट से, जैसे नमक की अक्सर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत चलता है, हम अपनी प्रोडक्ट्स को अपनी प्रोडक्ट्स क्लेम ही नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास ये जो आप ये कह रहे हैं IPO के थ्रू हम गए, हमने GI लॉ पास कराया, मतलब ये क्रेडिट देना चाहिए आपको इस हुकूमत जी को। बिल्कुल, इस चीज का आपको क्रेडिट है कि मार्च 2020 में आपने लॉ लाए। लेकिन मैडम ये काइंडली बताइए, इसके रूल्स आ गए हैं, क्या ये लॉ इन्फोर्स हो गया है? जी मैं वही आपको आगे बताने लगी हूँ। अब हुआ ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को मेड इन पाकिस्तान क्लेम कर सकते हैं। इस लॉ को इजीली मैं एक्सप्लेन करके फिर मैं अगले पॉइंट की तरफ चली जाऊंगी। इस लॉ के तहत मतलब ये लॉ लाना इतना, और वही कि जब ये 2 डेकेड से डिले हो रहा था, लॉ लाना यानी हमारी जितनी हमारे अपने ब्रांड की प्रोटेक्शन होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन होगी बाकी कंट्रीज के अंदर। जैसे ये कमर्शियल मिसयूज, जैसे अब इसी के एग्जांपल है, उसके अगेंस्ट हम लीगल प्रोटेक्शन कर सकेंगे और मेड इन पाकिस्तान को ग्लोबली प्रमोट कर सकेंगे एंड वी विल गेट द प्रीमियम प्राइसेस ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ये तो हो गया कि जब हम लॉ लाए तो उसका क्या हुआ, जो अब आपने वो बात की। देखिए 10 सितंबर को इंडिया ने अप्लाई किया इनटू EU। 11 सितंबर को ऑफिशियली उनकी वेबसाइट के ऊपर, या उनका जो आप ये कह लें कि EU का जो एक आता है स्टेटमेंट आता है, उसके थ्रू आया। अब इसके अंदर ये कि वी हैव 3 मंथ्स, 3 महीने का टाइम होता है अगर किसी कंट्री ने अपोज करना हो ऐसी किसी भी चीज को। तो 10 सितंबर से लेकर वी हैव अ टाइम टिल 10 दिसंबर। आलिया साहबा, वक्त हमारे पास कम है, तो क्या अभी तक फैसला हम नहीं कर पाए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि 3 माह का वक्त है। क्या हमने फैसला बाकायदा तौर पर अभी लिया है कि हमने अपोज करना है या क्या करना है? इस हवाले से हम इसको बिल्कुल अपोज करेंगे, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ये इस चीज को हम इंडियन एप्लीकेशन को कैटेगोरिकली मैं आपको उस पर बता रही हूँ कि वी आर अपोजिंग इट, क्योंकि ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट्स हैं बासमती की, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। वी आर अपोजिंग इट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स प्रॉपर्ली इस पर लाइन ऑफ एक्शन बन चुका है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वो सबमिट हो चुका है। हमारी पूरी प्रिपरेशन, जो प्रिलिमिनरी प्रिपरेशन है, वो हो चुकी है। ये तो आपने बिल्कुल अच्छी बात बताई है कि प्रोसेस एडवांस स्टेज के ऊपर है। आपसे आखिरी सवाल ये है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि भारत में भी बासमती राइस बनता है और पाकिस्तान में भी। अब उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो और उसकी क्वालिटी है, पाकिस्तान का जो राइस है वो दुनिया में बेहतर समझा जाता है। एक चिली और प्यूरो के दरमियान भी ऐसा ही एक मसला आया था, जहां पे ग्रेप वाइन के ऊपर उनका जो GI का झगड़ा पड़ गया था, तो उन्होंने एक मिडल रास्ता इख्तियार किया था। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और भारत मिलकर इसकी ज्वाइंट एप्लीकेशन दें और दोनों इसका जो है GI की वो क्लेम करें और दोनों अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो EU और दुनिया में बेचें वहां पर? देखिए, इसमें पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब 2003-4 का मैंने आपको बताया, 2006 में ये एक जॉइंट प्रोडक्ट के तौर पर आया था। अब इन्होंने जो 2012 का EU का रेगुलेशन था, उसके तहत ये जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के अंदर है, ये उसके अगेंस्ट गए हैं दोबारा से EU में। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये इनका बिल्कुल फॉल्स क्लेम है। अगर हम ये देखें तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को बासमती राइस का GI टैग मिलना चाहिए और ये हमारी IPO के तहत दिस इज आवर प्रॉपर्टी। देखिए, पहला केस तो हमारा ये होगा क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को पाकिस्तान के नाम से ही जाना चाहिए और प्रॉपर्ली उसकी ब्रांडिंग और उसकी कॉस्ट हमें मिलनी चाहिए। हम इसके लिए जितनी लीगल स्टैंडिंग्स होगी वी विल डू इट। हम पूरा अपना केस फाइट करेंगे और इनकी सारी एप्लीकेशन को हम अपोज करेंगे जो प्रोसीजर है, एंड वी आर ऑन इट। ये मतलब मैं आपके उससे बता रही हूँ कि इसका सारा लाइन ऑफ एक्शन तैयार हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर को कैबिनेट की अप्रूवल के लिए इवन हम इसके ऊपर के मोस्ट पॉसिबली। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आपने बिल्कुल ये एक अच्छी खबर बताई कि एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है इस सारे मामले से अवेयर है। तो लेट्स होप कि ये बेहतरीन तरीके से अपना केस फाइट करेंगे, क्योंकि इससे किसानों का जो पाकिस्तानी है उनका मुस्तकबिल जो है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।